हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। वी आर रीडिंग चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडolescence, किशोरावस्था की ओर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज that human beings and many other animals can reproduce। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं? इस अध्याय में हम मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके बाद वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। In chapter 9, you have learnt about human reproductive organs। अध्याय 9 में हमने मानव जननांगों के विषय में पढ़ा है। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। 10.1 एडolescence एंड प्यूबर्टी, किशोरावस्था एवं यौवन आरंभ। बूझो was celebrating his 12th birthday after his friends left. बूझो and पहेली began chatting with their parents। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के बाद बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई का एक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर नजर आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज born, but upon crossing the age of 10 or 11 there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। I wonder how long this period marked by changes in the body will last। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? It is a strange period of life when you are neither a child nor an adult। I wonder whether this period between childhood and adulthood had a special name। जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडolescence। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। Also, the period of adolescence varies from person to person। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। The human body undergoes several changes during adolescence। These changes mark the onset of puberty। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत हैं।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। Paheli and Bujo realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in voice were signs of adolescence. They wanted to know more about other changes at puberty. पहेली और बूझो को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। वे यौवन आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। 10.2 चेंजेस एट प्यूबर्टी इंक्रीज इन हाइट। यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि। द मोस्ट conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। एक्टिविटी 10.1 द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद एज। द फिगर्स इन कॉलम्स 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. निम्न चार्ट में लड़के व लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है जैसे 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। पता लगाइए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है। इस टेबल में बॉयज़ एंड गर्ल्स की हाइट में एज के अनुसार होने वाले चेंजेस को दिखाया गया है। जैसे कि जब कोई बॉय 8 ईयर्स का होता है तो उसकी हाइट 72% तक लंबी हो जाती है एंड गर्ल्स की 77% तक हो जाती है। जब वह 9 ईयर्स का होता है तो बॉय की हाइट होती है 75% और गर्ल की हो जाती है 81%। ऐसे ही दोनों की बढ़ते बढ़ते 18 ईयर्स तक 100% हो जाती है। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर। पूर्ण लंबाई के लिए गणना कैसे करेंगे हम पूर्ण लंबाई की गणना? देखिए, प्रेजेंट हाइट, वर्तमान लंबाई लिखनी है हमें सेंटीमीटर में और नीचे लिखना है % ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत इंटू कर देना है 100 से तो हाइट निकल आएगी। जैसे अ बॉय इज 9 years old and 120 centimeter tall. At the end of the growth period he is likely to be. एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी। तो अभी उसकी जो लंबाई है वह 120 सेंटीमीटर है जो हमने ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया 75 इंटू 100 से किया तो हमारा आंसर आया 160 सेंटीमीटर टॉल। इट मीन्स उसकी
वृद्धि काल समाप्त होने पर लंबाई 160 सेंटीमीटर होगी। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। I am worried. Though I have become taller, my face looks much smaller compared to my body. मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। There is no need for Paheli to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body. पहेली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is because height depends on the genes inherited from parents. आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। चेंज इन बॉडी शेप, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chests than boys in junior classes? This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth. क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि यौवन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। In boys, the muscles of the body grow more prominently than in the girls. Thus, changes occurring in adolescent boys and girls are different. वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। वॉइस चेंज, स्वर में परिवर्तन। Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. Boys develop larger voice boxes. क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी-कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं, जिसे हम फिगर 10.2 में देख सकते हैं। ये इसमें जो पिंक कलर में दिखाया गया है, एडम्स एप्पल।
In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. लड़कियों में स्वरयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वरयंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। Many of my classmates have a hoarse voice. Now I know why. मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज़ है, अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों है। Increased activity of sweat and sebaceous glands. स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, oil glands, increases. किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretions through ducts. स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव बाहियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए उन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जनन अंगों का विकास। लुक अप figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson, which shows sex organs of humans. At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. पिछले अध्याय में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौवन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। 10.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, गौण लैंगिक लक्षण। You have learnt in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर
बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or the pubic region. लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। Both बूझो and पहेली wish to know what initiates changes at puberty. बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवन आरंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. Hormones are chemical substances. These are secretions from endocrine glands और endocrine system. किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का श्रवण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है, जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। जैसे चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। 10.4 रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। एंडोक्रीन ग्लैंड्स release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. The target site responds to the hormone. अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकें। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में हैं। The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes. पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष या नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। Released in the bloodstream and reach parts of the body target site. उसके बाद रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है।
stimulate changes in the body at onset of puberty. Then, यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। पहेली एंड बूझो have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction. पहेली और बूझो अब समझ गए हैं कि यौवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। 10.5 रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। मानव में जनन काल की अवधि। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। This causes bleeding in women, which is called menstruation. इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। Initially, menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहेली says that the reproductive life of a woman lasts from menarche to menopause. Is she right? पहेली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? Menstrual cycle is controlled by hormones. ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। 10.6 हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। बॉय और गर्ल।
लड़का अथवा लड़की। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes in the fertilized egg. निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं जिन्हें X एवं Y कहते हैं। A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 X गुणसूत्र होता है। But sperms are of 2 kinds. One kind has an X chromosome and the other kind has a Y chromosome. परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जैसे कि डायग्राम 10.4 में दिखाया गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। मनुष्य में लिंग निर्धारण। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her for this is totally unjustified. अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रीनल, अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम 10.5 में पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति। जैसे ये सबसे ऊपर में जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ब्रेन से अटैच्ड रहती है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड रहती है अर्थात थायराइड ग्रंथि। देन ये नीचे एड्रीनल ग्लैंड है। उसके बाद ये येलो कलर में पैंक्रियास मीन्स अग्नाशय है, ये भी हार्मोन्स उत्सर्जित करता है। पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल। उसके बाद है स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति। देन ये लास्ट में टेस्टिस अर्थात वृषण। Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat.
Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रीनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रीनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। एड्रीनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। थायराइड एंड एड्रिनल्स secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावण करती हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। Are there hormones in other animals also? Have they any role to play in reproduction? क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? 10.8 Role of hormones in completing the life history of insects and frogs. कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. आप रेशम के कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क सलाब बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। रेशम के कीट के जीवन चक्र का इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गोइटर हो जाएगा? 10.9 Reproductive health. जननात्मक स्वास्थ्य. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है।
व्यक्ति को वैयक्तिक स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडolescents, किशोर की पोषण आवश्यकताएं। एडolescence इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। You have already learned what a balanced diet is. आप पहले ही पढ़ चुके हैं संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है। देखिए, भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर इन्फेंट्स। मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडolescents। लोह तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। Chips and packed or tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। Activity 10.4 Make a group with your friends. Write down the items of food in your breakfast, lunch and dinner you had on the previous day. अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन, कल, नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था। Activity 10.5 Get ideas from the pictures given in figure 10.6. Prepare charts or posters and paste them in the class so that you are aware of the diet for adolescents. चित्र से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं जैसे कि इन डायग्राम्स में दिया गया है। ये ऊपर में मीट दिया गया है, देन ये वेजिटेबल्स दी गई हैं, ये बोतल में मिल्क एंड एग्स दिए गए हैं, ये फ्रूट्स हैं, देन नीचे की साइड ग्रेन्स अर्थात खाद्यान्न हैं। न्यूट्रिशियस आइटम्स ऑफ फूड, भोजन के पोषक पदार्थ। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। Everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि नियमित सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीन लाइन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम।
Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा, किशोर, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। Activity 10.6 Collect data on the number of children in your class who exercise regularly and who do not exercise regularly. अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। से नो टू ड्रग्स। नशीली दवाओं ड्रग्स का निषेध करें। Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. So, do not feel confused or insecure. किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धिकाल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित ना महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए, अर्थात मना कर देना चाहिए, जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है। They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को बर्बाद कर देते हैं। You must have heard about AIDS which is caused by a dangerous virus. आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा जो HIV नामक खतरनाक विषाणु के द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीनेज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। The chapter is completed. Thank you.